हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 28 में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर का एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हम जानेंगे इसके क्या सही आंसर थे। तो प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस पे लोग ध्यान दीजिएंगे। हमारा देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन का ही इमेज लेकर आया हूँ। देखिए पूरा पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है की दैट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम some other key and they are being programmed to perform certain takes टास्क इन कॉल्ड। जिन कुंजियों का उपयोग निम्न जिन कुंजियों का उपयोग किसी अन्य कुंजी के साथ समायोजन में किया जाता है, उन कुछ कार्यों के लिए प्रोग्राम किया गया है, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, मॉडिफाई की या नॉन ऑफ दिस। फंक्शन की है, अल्फा न्यूमेरिक है या संशोधक कुंजी है या इनमें से कोई नहीं है। तो देख लो क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा। अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें, पहले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जिन कुंजियों का उपयोग किसी अन्य कुंजी के साथ समायोजन में किया जाए, उन कुछ कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। मतलब उनके लिए प्रोग्राम किया जाता है और कुछ अन्य कुंजियों के साथ उनका समायोजन किया जाता है। तो ऐसे में क्या सही आंसर है बेटा? देखिए, फंक्शन की सबसे ऊपर होते हैं कीबोर्ड में, उनसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अल्फा न्यूमेरिक की वो जान रहे हैं, अल्फाबेट होगा और नंबर की हो जाएंगे उसमें। अगर संशोधन की बात करें, एल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट, ये जो है ऐसे क्षेत्रों में होना चाहिए। तो देख लो बेटा, इसका जो सही आंसर है वो क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड। जैसे हम बात करते हैं एल्टर, जैसे आप बेटा समझो, अगर कभी आप देखते हो कि एल्टर और F4 अगर एक साथ प्रेस करते हो तो आप क्या करते हो, शट डाउन कर देते हो। जैसे क्या करते हो, शट डाउन कर देते हो। अगर लैपटॉप को क्लोज करना है, बंद करना है, तो ये सिस्टम हो जाता है आपका। जैसे अगर आप कभी मान लो कि एल्टर के साथ में F5 आप प्रेस करते हो या केवल अगर F5 प्रेस करते हो तो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन फाइल है वो ओपन हो जाती है। प्रेजेंटेशन फाइल जो है वो आपकी ओपन हो जाती है इस तरह से। जैसे अगर हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल के साथ में अगर आप किसी चीज को लेते हो तो जैसे कैप्स लॉक वगैरह है, उसको आप ऑफ, ऑन या ऑफ जैसी चीजों को कर सकते हो। या शिफ्ट के साथ में रखते हैं तो कभी कोई कोड लगाना है, बार लगाना है, जो आपके प्रोग्रामिंग सेक्टर होते हैं वो यहाँ से है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बेटा इसका सही आंसर है, नॉन ऑफ दिस या ए बी डी नहीं आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिप किस किसका सामान्य उपनाम है। चिप इज अ कॉमन निक नेम ऑफ एन। चिप किसका सामान्य नाम है? ट्रांजिस्टर का, रजिस्टर का, आईसी। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है बेटा। क्या होता है आईसी? देख लो क्या है आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो ये हो जाता है बेटा हमारा आईसी। ये क्या हो जाता है? आईसी। अब क्या पूछा गया है? ट्रांजिस्टर की बात की गई है, रजिस्टर की बात की गई है, आईसी की बात की गई है या सेमी कंडक्टर की बात की गई है। चिप किसका नाम है? जब भी चिप होता है तो सब कंफर्म बेटा, चिप का मतलब क्या? आईसी से है। सिलिकॉन वैली जानते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों को, सिलिकॉन वैली कौन सा क्षेत्र है, तो आपके लिए क्या है? बेंगलुरु है बेटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या था? आईसी था। आईसी जो है बच्चे को बताए हैं वो सही है। और ये सिलिकॉन से बनती है, सिलिकॉन से ये बनती है। और क्या मैंने नाम आपको बताया? इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये तो जो भी बच्चे इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ में है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस या प्लेटफॉर्म। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो क्या है इसका सही आंसर। डिवाइस ड्राइवर है, रूट डायरेक्टरी है, रूट निर्देशिका है, या अगर हम बात करें इंटरफेस है या प्लेटफॉर्म है। देखो बच्चा, जब भी बात करते हैं डिवाइस स्टोर करने की तो स्टोर कहाँ होता है? रूट डायरेक्टरी में जाता है। कहाँ जाता है? रूट डायरेक्टरी। तो जो मुख्य फोल्डर कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेन फोल्डर वो बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ओके, इंटरफेस नहीं होता है, प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ये डिवाइस ड्राइवर भी नहीं होता है। ठीक है, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिनक्स या लाइनेक्स इज अ विच टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स किस प्रकार की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स का सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक का है कि विंडोज का है? क्या है बेटा जल्दी से बता दो सब लोग, क्या है इसका सही आंसर? देखिए, इसका जो सही है वो क्या है? लाइनेक्स एक ओपन सोर्स है। लाइनेक्स क्या है बेटा? लाइनेक्स की बात करते हैं तो लाइनेक्स क्या है?
ये एक ओपन सोर्स का सिस्टम या ओपन सोर्स का मॉडल माना जाता है। ये क्या है? ओपन सोर्स का एक मॉडल है और ये माना जाता है ओपन सोर्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, मैक और विंडोज नहीं है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन गया है। एक प्रोग्राम या बैच फाइल जो क्षति पहुंचाने से पहले एक विशिष्ट समय की प्रतीक्षा करता है, क्या इसका आंसर है? एसएमएस बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, मेल बॉम्बिंग, नन ऑफ दिस। अ प्रोग्राम और batch file that waits for a specific time before the causing damage. The option is SMS bomb, option is time bomb, option is mail bomb, option is none of these. Which is the correct answer? आपने क्या सही आंसर किया था बेटा? देखो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं है, ये सब जो है रॉन्ग है। ठीक है, एक प्रोग्राम या बैच प्रोफाइल जो क्षति पहुंचाने के लिए एक विशेष समय की प्रतीक्षा करता है, वो क्या करता है? आपके फाइल को या आपके प्रोग्राम को करप्ट कर देता है। ठीक है, और वो चीजें क्या हो जाती हैं? डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसएमएस बॉम्ब, टाइम बॉम्ब, मेल बॉम्ब, ये कोई आंसर नहीं है। इसमें नन ऑफ दिस है बेटा, इसमें दिए गए विकल्प में कोई आंसर इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। If you are going to be a site and you use often instead the having no type of the address every time you should. यदि आप किसी एक ऐसे साइट पर जा रहे हैं जिसका आप अक्सर उपयोग करते हैं, तो हर बार पता टाइप करने के बजाय आपको यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेव इट एज अ फाइल, मेक एज अ कॉपी ऑफ इट, बुकमार्क या डिलीट। मतलब इसे एक फाइल के रूप में सहेजें, इसकी एक प्रति बनाएं, इसे बुक मार्क करें या इसे हटा दें। यदि आप किसी ऐसी साइट पर जा रहे हैं जिसका आप अक्सर प्रयोग करते हैं, तो आप हर बार टाइप करने के बजाय आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप मोबाइल में भी इस चीज को करते हैं, लैपटॉप में भी आप करते हैं। जल्दी से बताइए क्या आंसर है? देखो देखो बेटा, इसका आंसर है बुक मार्क। क्या करते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको एक मार्क कर देते हैं। सिंपल, हमें दिमाग में पता है कि हम क्या करते हैं, उसको एक मार्क कर देते हैं। और ऐसी सीरीज को कहा जाता है बुक मार्क। ऐसे अगर श्रेणी में आने वालों क्या कहते हैं हम लोग? बुक मार्क कहते हैं। ठीक है ना? सेव इट एज फाइल ये नहीं करते हैं, ये तब करते हैं जब कभी कॉपी करके आपको पेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। मेक कॉपी इट, कॉपी करते हैं, जैसे मान लो आप कोई फोल्डर बना रहे हो या कोई पेज आप लिख रहे हो, एक साथ आप लिखो और वही कई बार लिखना है, तो आपने कॉपी करके बार बार उसको पेस्ट कर दिया, तो ये वहां पे लगता है ऐसा। तो बुक मार्क जो है वो बिल्कुल सही है, डिलीट नहीं करेंगे, डिलीट से तो गायब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ क्या है? मतलब बूटिंग क्या कहलाता है बेटा? सिंपल सा टर्म है बूट। हम लोग इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं कि बूटिंग कर रहे हैं या बूटिंग हो रहा है। तो बूटिंग क्या है? कीप इट वर्किंग, टर्न ऑन द साउंड, ऐड एक्स्ट्रा ड्राइव या टर्न इट ऑन। इसे चालू रखें, ध्वनि चालू रखना है, या कहा जाता है इसको ध्वनियां चालू करेंगे, या अतिरिक्त ड्राइव से जोड़ देंगे, या इसे चालू करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा? देखो, इसे हम लोग क्या करेंगे? टर्न इट ऑन। इसे हम चालू करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम लोग चालू करते हैं। तो बूटिंग का मतलब क्या कहलाता है? बूटिंग का मतलब होता है इसे हम चालू करते हैं। इसे हम क्या करते हैं? चालू करते हैं। मतलब कि इसे हम क्या करते हैं बेटा? इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टर्न इट ऑन, ये करते हैं हम लोग, इसके साथ टर्न इट ऑन करते हैं। ठीक है, यही जो है बेटा इसका सही आंसर है। ठीक, ये ओके। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जब हम कोई मेल या ईमेल डिलीट करते हैं तो आमतौर पर क्या होता है? व्हाट हैपन यूजुअली व्हेन यू डिलीट एन मेल? इट इज मूव टू द ट्रैश फोल्डर। इसे ट्रैश फोल्डर में ले जाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मोबाइल में भी आप अगर कोई पिक डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैश में चली जाती है। ट्रैश का मतलब जस्ट लाइक रिसाइकिल बिन जैसा, और वहां पे जाके उसको आप सेव कर लेते हो, या चाहे तो रिस्टोर कर सकते हो। अगर वहां से डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिक हमेशा गायब हो जाएगी। अगला है, इट गेट अ परमानेंटली डिलीटेड, या स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। ठीक है, इट मूव टू द आउटबॉक्स, इसे आउटबॉक्स में ले जाया जाता है। इट कीप अ कॉपी इन द इनबॉक्स, मतलब इनबॉक्स में भी क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं। तो क्या इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों? सभी लोग एक बार देख लो। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, कभी आप मोबाइल की गैलरी में जाते होंगे बेटा, गैलरी में, तो गैलरी में क्या होता है? बहुत ढेर सारी आपके
फोल्डर पड़े होते हैं, फोल्डर होते हैं ना, और फोल्डर में भी क्या होगा, बहुत ढेर सारी पिक्स पड़ी होती हैं। जैसे अगर आप कोई एक पिक यहाँ से डिलीट करते हैं, मान लीजिए आप डिलीट करते हैं, तो डिलीट पिक कहाँ जाता है, डिलीट पिक आपके जाता है ट्रैश में। कहाँ जाता है, ट्रैश में। तो ऐसे में जो ऑप्शन आपका ट्रैश का होना चाहिए बेटा, वो सही होना चाहिए। देख लीजिए क्या इसका सही आंसर है, इसका आंसर ट्रैश ही है बिल्कुल। तो ट्रैश जो फोल्डर है वो, और ट्रैश फोल्डर से अगर आप यहाँ से डिलीट कर देंगे बेटा, समझ लीजिए अगर यहाँ से डिलीट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए खाली हो जाएगा, हमेशा के लिए इम्पटी हो जाएगा, माने वो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए ब्लैंक हो जाएगा। फिर वहां पे वो ये विद्यमान नहीं होगा, या एग्जिस्टेंस मेरा वहां पे नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ इसका क्या आंसर है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है, ब्राउजर को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, वे हैं ग्राफिकल टेक्स्ट, ग्राफिकल या नेविगेशनल, पाठ या सचित्र, या इनमें से कोई नहीं। ब्राउजर दो प्रकार से होते हैं, उनको किस पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ग्राफिकल टेक्स्ट में, ग्राफिकल नेविगेशन में, टेक्स्ट में, या पिक्टोरियल में, या बात करते हैं नन ऑफ दीज में। तो प्यारे बच्चों देखो, इनमें से कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज है। ब्राउजर में जब भी बात करते हैं तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। ब्राउजर में जैसे हम बात करते हैं आपका जो हमारे सर्च इंजन के साइट्स हो जाते हैं, ठीक है, उन जगहों पे ब्राउजर का यूज मिलता है। यहाँ ये आंसर जो है वो उचित नहीं है, वो रॉन्ग है। तो डी जो है इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विंडोज एमई में एमई का मतलब क्या है। आप देखते हैं ना, विंडोज लिखा रहता है, फिर लिखा रहता है एमई, एमई। जैसे देख, जैसे बेटा शॉर्टकट में हम समझे, जैसे हम बोलते हैं पीपीटी, पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं एमएस वर्ड, क्या बोलते हैं, एमएस वर्ड, तो ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाता है। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पावर पॉइंट, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये जैसे अगर हम बोलते हैं एमएस वर्ड, तो ये क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐसे। तो उसी तरीके से यहाँ एमई का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है माइक्रो एक्सपर्ट, मिलेनियम एडिशन, मल्टी एक्सपर्ट, या नन ऑफ दिस। बेटा क्या इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, देखो जल्दी से आप सभी इसका जो सही आंसर है बच्चे वो बताएंगे। आप सभी क्या जो इसका है सही आंसर वो बताएं सब लोग जल्दी से, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मिलेनियम एडिशन। तो जो भी बच्चों ने आंसर में मिलेनियम एडिशन कहा है या किया होगा, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, या वो सही किए होंगे। बेटा माइक्रो एक्सपर्ट नहीं था, अगर जो बच्चे किए होंगे, या ये नहीं, तो मिलेनियम जो है एडिशन, ये बिल्कुल सही था। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से देख लो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु सेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड टू डेली एज वेल एज अ पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का एक दैनिक और आवधिक मूल्यांकन प्रदान करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, या बी एन राव ने कहा था। आपको बताएं, राजेंद्र प्रसाद भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक थे, और बी एन राव साहब हमारे भारतीय संविधान के एक प्रमुख सलाहकार के तौर पे थे। तो ये प्रमुख सलाहकार व्यक्ति थे। अब आपको बताना है किसने ये बात कही थी कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक और आवधिक आवधिक मूल्यांकन प्रदान करती है। ये किसने कहा था स्टेटमेंट। तो देखो बेटा, यह कहा था किसने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, ठीक है। एक बार सब लोग बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ा सा जान लें। बहुत ही महान शख्सियत थे हमारे भारत देश के बेटा। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिवस हम लोग मनाते हैं कब, हर साल 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं, हर साल 14 अप्रैल को इनका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंबेडकर दिवस या अंबेडकर जयंती के रूप में। इन्हें हम फादर ऑफ, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के ये पिता हैं। अच्छा एक और बात बेटा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, ठीक है। ये कौन थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे या मेंबर भी थे। तो एक बात आपको ये स्पष्ट, दूसरी बात आपको ये स्पष्ट, दो बातें क्लियर है। एक और बात समझ जाने, अगर हम भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 32 की, तो आर्टिकल नंबर 32 को ही इन्होंने संविधान की आत्मा या सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। क्या कहा था,
सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक महान शख्सियत हैं, ठीक है, ये आप इतना नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, किसके उत्पादन के लिए दिया है? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्ट, कंट्रोल फ्लड्स, कंस्ट्रक्ट मोर डैम, इंप्रूव वाटर सोर्स। ठीक है, तो बेटा ऑपरेशन फ्लड की बात चल रही है। आप सभी ने पढ़ा होगा श्वेत क्रांति, आप लोगों ने पढ़ा होगा श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसके लिए होती है? ऑपरेशन फ्लड के लिए ही होती है श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड के लिए होती है श्वेत क्रांति। ओके, ये ऐसे। अब हमें पता है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे बेटा? श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस कुरियन साहब थे श्वेत क्रांति के जनक। डॉक्टर डेविस कुरियन साहब थे श्वेत क्रांति के जनक। ये और ये जो ऑप्शन है वो फर्स्ट जो है बेटा वो सही है, दूध उत्पादन बढ़ाएं, ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। तो ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड में, तो ये जो है दूध के उत्पादन के लिए सही है। अच्छा, कभी अगर आपसे क्वेश्चन एक और हो सकता है भविष्य में, ऐसा और भी एसटी में कभी क्वेश्चन बने या क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम बात करें केंद्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसके लिए क्या कहेंगे हम लोग? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं, डेयरी अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं बेटा, अगर एक बार सब लोग देख लो, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, कई दफे यही पूछा जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो आप कहेंगे करनाल। क्या कहेंगे? करनाल। अब करनाल कहाँ पड़ता है बच्चे? करनाल पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है करनाल? हरियाणा में। NDRI, ठीक है, ये है शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1548, 1529, 1549, 1540। When did the Battle of Ghagra took place? 1548, 1529, 1549, 1540। प्यारे बच्चों देखो क्या इसका सही आंसर है। मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ। मैं बात करता हूँ अगर बाबर की, अगर हम बात करते हैं बेटा बाबर की, तो बाबर का समय काल भारत में कितना था? बाबर का जो समय काल था भारत में वो था 1526 से लेकर 1530 तक। 1526 से लेके कितना था बेटा? 1530 तक का समय था बाबर का। ये अब देखो बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए थे? पानी, खाना, चाय, घर, मर गए, ये प्रमुख युद्ध थे बाबर के समय के। तो समझे पहले क्या क्या है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इसके बाद में अगर हम देखें पानीपत का फर्स्ट था बेटा, ठीक है। खा से बात करते हैं खानवा। खानवा का युद्ध था 1527 में, ये युद्ध था बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा। फिर अगर हम बात करते बेटा क्या नाम है, चाय मतलब चंदेरी का युद्ध अगर कहें, चंदेरी का युद्ध 1528 में, ये किस कब था? बाबर वर्सेस मेदनी राय। मेदनी राय, ठीक है। फिर अगर हम कहें बेटा घा से घाघरा का युद्ध, अब देखो आपको अपना आंसर मिल गया सबको, नहीं? घाघरा का 1529, तो 1529 जो है वो सही आंसर था। क्या था? बाबर वर्सेस अफगान मुसलमान। अफगान एंड बंगाल। बंगाल मुस्लिम्स के साथ में ये युद्ध हुआ था बेटे, ठीक है, ये था युद्ध। तो 1529 जो भी बच्चे हमारे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्यारे बच्चों जो भी आंसर 1529 बताए हैं आप सभी वो सही है। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर का जो मकबरा था या उनको दफन किया गया था आगरा के आराम बाग में। बाद में अंतिम इच्छानुसार ने काबुल में दफन किया गया था बेटा, ठीक है।
आप देखो इसका क्या आंसर था, 1529। तो जो अभी आपने बताया बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है हु, फ्रैंक विटेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ब्रैकवेट या कैक्रेल। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? फ्रैंक विटेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या ब्रैकवेट या क्रैकवेल? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्या इसका सही आंसर है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है बेटा, जब भी बात आए ग्राहम बेल की तो सिंपल याद रखना। देखो बेटा कैसे याद रखना आपको, इसको सिंपल याद रखो। क्या तरीका आपको याद करने का, क्या ट्रिक है? जब भी आए टेलीफोन, अच्छा जब टेलीफोन आता है तो क्या बोलती है? बेल बोलती है ना। बेल, बेल माने क्या होता है? घंटी। लेकिन यहाँ कौन बेल है? यहाँ बेल है ग्राहम बेल। क्या लिखना है? ग्राहम बेल। तो आपको याद रखना है ग्राहम बेल। तो जहाँ जहाँ ग्राहम आ जाए तहाँ तहाँ आपको टेलीफोन लगा देना है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आए तो आपको लगा देना है। जहाँ बेल बजी मतलब टेलीफोन आया, टेलीफोन आया तो बेल बजी, बेल बजी तो ग्राहम बेल आ गए, ग्राहम बेल आ गए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? प्यारे बच्चों चार ऑप्शन है, गोल्फ से, फुटबॉल से, रेसलिंग से या पोलो से। राधा मोहन कप इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट्स? राधा मोहन कप जो है किस खेल से संबंधित है प्यारे बच्चों? गोल्फ से है, फुटबॉल से है, कुश्ती से है, पोलो से है। पोलो है, कुछ तो बोलो। देखो बच्चा क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है पोलो से है। क्या आंसर है? सही आंसर पोलो है। चलिए पोलो के बारे में कुछ आपको बताएं बेटा। आपने देखा होगा कि बहुत ढेर सारे लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, घोड़े पे घुड़सवारी करते हैं। अच्छा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घोड़े के साथ में, अपने घोड़े के साथ में और अपने हाथ में एक किट लेते हैं। क्या लेते हैं? किट लेते हैं और बॉल को क्या करते हैं? किक करते हैं। बॉल को किक करते हैं घोड़े पर बैठ के। तो घोड़े पे बैठ के जब व्यक्ति बॉल को किक करता है तो ऐसे खेल को कहते हैं पोलो। अच्छा पोलो को बहुत समय प्राचीन भाषा में कहा जाता था चौगान। क्या कहते थे इसको हम लोग? चौगान कहते थे। आप लोगों ने एक इतिहास के राजा का नाम पढ़ा होगा बच्चे, आपने नाम कभी पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या आपने नाम पढ़ा होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने पढ़ा होगा। अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल है 1206 से 1210 का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बात करें तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते समय ही घोड़े से गिर गए थे। ठीक है, घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हुआ था। ठीक है, ऐसे ये है सही आंसर। ठीक है, तो पोलो जो कह रहे हैं बच्चे वो सही है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो। ठीक है प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, बताना तो हमें ही है। तो देखो क्या आंसर इसका, इसका आंसर है बेटा लॉर्ड मेयो। अब इसको समझो जल्दी से प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं जनगणना की, जनगणना मतलब जनसंख्या की गणना या जनता की गणना, तो जो पहली जनगणना हुई थी बच्चे वो कब हुई थी? 1872 में। अब 1872 में जो वायसराय थे वो कौन थे? मेयो थे। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो साहब थे। अब एक और बात समझ लो, बगल में लिखा था रिपन साहब, तो रिपन साहब का समय 81 से लेके 84 तक का था। अच्छा लिटिन साहब का समय 1876 से 1880 तक था। अब देखा जाए तो क्रम पे ये एक पे होना चाहिए, ये दो पे होने चाहिए। फिर 3 नंबर देख लो डफरिन साहब की अगर बात करें तो डफरिन साहब का समय 1884 से लेके और 1888 तक का समय था बेटा इनका। जैसे इनका समय 80 का है तो देख लो। अब मेयो साहब का समय आपको दिख ही रहा, 1872 का समय है इनका।
तो आंसर जो है आपका डी बिल्कुल सही है बेटे। ठीक है, एक बात और समझ ले, थोड़ी सी जानकारी भी ले ले, हो सकता है भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। रिपिन की बात करें, किसकी, लॉर्ड रिपिन साहब की अगर हम बात करें, तो कभी भी स्थानीय स्वशासन का के बारे में आ जाए, स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में अगर कभी बच्चा लिटिन के बारे में आ जाए, तो आप लगा देंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, क्या कर देंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में अगर बात करेंगे हम, जाते हैं ऐसे। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं डफरिन साहब के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, डफरिन साहब के बारे में बात करते हैं, तो डफरिन साहब 1884 से लेकर 88 तक थे। तो अगर डफरिन साहब के बारे में कहें तो आपने पढ़ा होगा INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके समय में हुई थी। तो ये आपको पूर्ण जानकारी मिल गई विद्यार्थियों, ये पूर्ण जानकारी अपने पास रखें, हो सकता है इसमें से भविष्य कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, चाहे मोबाइल से पिक कर लो बच्चा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विश्व विकास रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिकेशन बाय, वर्ल्ड विकास रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, WTO करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, यूनिसेफ करता है, UNDP करता है। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो कौन करता है। देखो इसका कौन करता है WT, ये वर्ल्ड बैंक कौन करता है बेटा, वर्ल्ड बैंक। यहाँ ध्यान दें, जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, रिपोर्ट, तो पूरे विश्व में जो विकास की बात करता है, विकास की बात कौन करता है बच्चा, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, आपने कभी पढ़ा होगा वॉशिंगटन DC, DC माने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में। तो वर्ल्ड बैंक वहीं पर है बच्चा। WTO क्या होता है, देख लो, WTO, WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताता है, ये व्यापार संगठन। ठीक, एक ये है ये। अगला क्या है, यूनिसेफ, जेनेवा में है यूनिसेफ। यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ है ये। UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किसी भी देश के HDI को बताता है बच्चे, डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका भी कार्यालय कहाँ है, इसका भी कार्यालय जो है अमेरिका में ही है, मतलब USA में भी ये भी है। यूनिसेफ का जनेवा में है, यूनिसेफ का कहाँ है, जनेवा में है। WTO का भी आप बताएंगे क्या है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्र होने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। अब स्वतंत्रता के समय की बात की गई है, मतलब बात की गई है 1947 और 1948 के समय में। तो 1947-48 के समय में अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के समय कौन था, ठीक है बच्चों, कौन था कौन था हमारे यहाँ INC प्रमुख, कौन था बेटा, INC प्रमुख की बात की गई है। ठीक है, तो देख ले कौन थे हमारे INC प्रमुख। प्यारे बच्चों INC के चेयरमैन कौन थे, ये बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद। तो देखो बेटा इसका क्या आंसर है, JB कृपलानी। तो जो भी बच्चे JB कृपलानी लगाए हैं टिक, वो सभी सही हैं, वेरी गुड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर के अधिवेशन में बने हुए थे, ठीक है जी। पट्टाभी सीतारमैया भी रह चुके हैं और ये भी सदस्य रह चुके हैं बेटा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कौन सा अधिनियम आतंकवाद के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति के बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। बड़ा बेकार सा कानून बनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया था जो इंग्लैंड में विद्यमान है। विच एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 authorized to any person suspected to be terrorism without the trial, बिना किसी ट्रायल के उसे उठा के जेल में भेज दिया जाएगा, इस प्रकार का चलता था प्रावधान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, भारत सरकार 1935 है।
या रॉलेट एक्ट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो बेटा इसका क्या सही आंसर है, रॉलेट एक्ट है। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसका क्या उत्तर है बेटा। अगर हम बात करते हैं इम्पीरियल, क्या बात करते हैं, इम्पीरियल, देखें, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, असेंबली थी ये, और ये 18 मार्च 1919 को कौन सा एक्ट आया था बच्चे, रॉलेट एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, ये रॉलेट एक्ट आया था, ये रॉलेट एक्ट था। इसी एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उठा के जेल में भेजने का प्रावधान था। एक प्रकार से बेटा ये काला कानून था, हम अगर कहें तो ये काला कानून है। ये क्या है, ये काला कानून है। और ये काला कानून किसने पारित किया था, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। अच्छा बच्चा, इसी कानून का जो सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध किया गया, वो क्या था विरोध, वो विरोध था जलियांवाला बाग। वो क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये हुआ था, इस विरोध का सही प्रावधान ये था बेटा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा आप सबको। रॉलेट एक्ट जो है देख लो, रॉलेट एक्ट यही था बेटा, ये मैंने आपको बता दिया, रॉलेट एक्ट इसका है सही आंसर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सुल्तानगढ़ी। ये जो है सुल्तानगढ़ी है, घड़ी लिखा है बेटा, ये है गढ़ी। जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी, वैसे यहाँ सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है कहाँ, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, अच्छा सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है कहाँ है, चलो मैं पूछ लेता हूँ कहाँ है। अच्छा किसकी याद में बनवाया गया ये भी बताना है। चलो मैं पहले बता दूं कहाँ है बेटा, समझ लो कहाँ है। ये जो मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। और दिल्ली में कौन सी जगह है, दिल्ली में मेहरौली जगह है। अब इल्तुतमिश के एक बेटे थे, उनकी मृत्यु के बाद ये बनवाया गया था। ऑप्शन है बलवन, ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही आंसर, प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ। देखो इसका जो सही आंसर था बच्चे वो था नसरुद्दीन महमूद शाह। क्या नाम था, नसरुद्दीन महमूद शाह, याद रखें। अगर हम कहें नसरुद्दीन महमूद शाह, महमूद शाह, ये बेटा किसके बच्चे थे, ये बेटे थे इल्तुतमिश के। किसके बेटे थे बच्चा, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश का समय काल कितना था, 1211 से 1236 का समय काल था। ठीक है, ये उन्हीं के बेटे थे। और बहुत ज्यादा ये शासन नहीं कर पाए, बहुत कम उम्र में जो इनका इंतकाल हो गया था। तो इन्हीं की याद में सबसे पहले क्या किया गया, सुल्तानगढ़ी का सफेद संगमरमर का मकबरा बनवाया गया था। सफेद संगमरमर का मकबरा बनवाया गया था। और यह मकबरा कहाँ है, दिल्ली के मेहरौली में है। तो जो भी बच्चे दिल्ली मेहरौली आंसर लगाए, ये नसरुद्दीन महमूद शाह का आंसर लगाए होंगे, वो सभी का आंसर सही है। तो बाकी बच्चे प्रयास करें कि गलती वलती ना हो, अगर हो गई गलती तो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से देखो। बिना मुकदमा के गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना भारत की नागरिकता स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षा के लिए अदालत में रिट लागू किया जा सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए गिरफ्तार कर लिया गया हो और फिर उसे कोई स्वतंत्रता ना दी गई हो, तो ऐसे में वो कौन से रिट या कौन से प्रावधान के तहत जा सकता है। इन केस ऑफ द अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल ऑफ द सिटीजन इन इंडिया इन कैन वो रिच कोर्ट ऑफ द सिक्योर फ्रीडम। ऑप्शन इज क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस सेट्योरी। क्यो वारंटो है माने अधिकार अपरक्षा है, हैबियस कॉर्पस है माने बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मैंडमस मतलब इससे बेटा परमादेश कहते हैं, अगर आप हिंदी जाने तो इसे कहते हैं परमादेश। ठीक है, फिर अगला है सेट्योरीज माने उत्प्रेषण कहते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं, सेट्योरीज को कहते हैं उत्प्रेषण कहा जाता है, उत्प्रेषण। तो क्या इसका सही आंसर है बेटा, इसका आंसर जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस है। चलिए एक बार इसको आप लोग देख लीजिए क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है बच्चे। अगर हम बात करें बेटा अपने फंडामेंटल राइट की और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करें, तो फंडामेंटल राइट को पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में इसको प्रावधानित किया गया है या बताया गया है। तो ये आपको दिख रहा है बेटा, ये आपका आर्टिकल है और ये क्या है आपका बच्चे, ये आपका पार्ट है। तो ये आपका आर्टिकल है, ये आपका पार्ट है। ठीक है, ये
अच्छा, अब समझो, अगर हम बात करते हैं बेटा आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 क्या है, सी आर के बारे में है, माने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में है। ये किसके बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में बात करें तो वहाँ पे हमें 5 प्रकार के जो हैं, हमें 5 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, 5 प्रकार के रिट मिलते हैं। तो पांचों रिट एक बार देख लो। सबसे पहला जो हमारा रिट है उसी का नाम है हैबियस कॉर्पस। क्या है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है। नंबर 2 जो हमारा रिट होता है उसे हम कहते हैं मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है परमादेश। नंबर 3 जो रिट है उसका नाम है प्रोहोबिशन, माने निषेध या प्रतिषेध। नंबर 4 जो हमारा रिट है उसका नाम है सेटियोरी। सेटियोरी माने उत्प्रेषण। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें बेटा, सबसे लास्ट में हमको मिलता है क्यू वॉरेंटो। क्यू वॉरेंटो अधिकार, मतलब अधिकार क्या है पूछने का, या अधिकार पूछने का विषय। तो हैबियस कॉर्पस होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बच्चा एक बार जल्दी से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है। जब भी किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का चालान करके, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई धारा लगाकर उसकी एक एफआईआर रिपोर्ट करके अपने पुलिस अधीक्षक को, या अगर मान लीजिए कमिश्नरेट सिस्टम है तो एसीपी को इन्फॉर्म करना होता है। और एसीपी को इन्फॉर्म करने के बाद में आप जो है उस व्यक्ति को जेल जो है, जेल की तरफ भेज देंगे। और अगर कोई लिखित कार्रवाई नहीं की गई है फिर भी उस व्यक्ति को रखा गया है तो ये उसके, अगर देखा जाए तो उसकी एक मानहानि का, एक हनन टाइप में है। ठीक है, ये अनुचित है उसके लिए। ऐसे में वह व्यक्ति क्या कर सकता है बेटा, वह व्यक्ति आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दाखिल कर सकता है। और ऐसे में पुलिस अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा उसने उसने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर वो हाई कोर्ट में जाना चाहे, मान लो जिस राज्य में है, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत वो जा सकता है और यहाँ भी रिट पिटीशन दाखिल की जा सकती है। तो ये है इसका सही आंसर। तो हैबियस कॉर्पस जो बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग में करता है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन यूज अ डिस्क्रिएशन। ओके, फर्स्ट है एन अपॉइंटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के रूप में करता है। अगला है अपॉइंटिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज बीन क्लियर मेजॉरिटी, किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ओके, इशुइंग ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकता है। अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले निचले कक्ष को भंग करना, मतलब कि डिसॉल्विंग द लोअर चैम्बर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। तो देख लो बेटा क्या कर सकता है, अपॉइंटिंग। देखो, किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ये अपने विवेक के हिसाब से कर सकता है। अगर हम देखें बेटा तो वो कार्यकाल की समाप्ति पर पिछली निचली कक्षा का भंग करना। ठीक है, समझो एक और बात देखो, अगर हम अधिवक्ता की नियुक्ति कहें तो अधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 में गवर्नर या राज्यपाल करता है, ये बात जो है सत्य है। ठीक है, ये करता ही है, ये बात सही है। सीएम की अगर नियुक्ति की बात करें तो सीएम की जो नियुक्ति होती है 163 और 164 में होता है। सीएम और कैबिनेट के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। अध्यादेश की अगर बात करें बेटा, जैसे सेंट्रल का अध्यादेश होता है 123 में, इसका अध्यादेश होता है 213 में। 213 अनुच्छेद में जो है इसका अध्यादेश हो जाता है। ये सब बेटा आर्टिकल नंबर हैं, ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये सभी आर्टिकल नंबर हैं आपके। ठीक है, ये सभी आर्टिकल नंबर हैं। और अगर बात करें ये डिसॉल्विंग तो नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है बेटा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंटीबायोटिक्स कुछ बीमारियों में इसे उद्देश्य से दी जाती है। एंटीबायोटिक इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ सर्टेन डिसीज विद ऑब्जेक्टिव, मतलब एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं वो कुछ बीमारियों के लिए दी जाती हैं। तो किस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, देखो क्या है दिया है। बैक्टीरिया के खिलाफ विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है, सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में उत्तेजित होने वाले रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, बैक्टीरिया के लिए विकास को रोकता है और एंटीबॉडी के उत्पादन को उत्तेजित करता है। तो क्या इसका सही आंसर है, हमारे प्यारे बच्चों ने क्या इसका सही आंसर किया था, देख लीजिए बेटा। ये किसके लिए है, ये बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। पहले समझो, दिया क्या है,
एंटीबायोटिक। अगर दिया जाए कभी बायोटिक, तो बायोटिक माने होता है बैक्टीरिया, बायोटिक माने क्या है, बैक्टीरिया। अब अगर दे दिया हमने कि एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया बन रही हैं, बैक्टीरिया का जो विकास होगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब बैक्टीरिया को बनने या पनपने नहीं देगा, और अगर बैक्टीरिया नहीं पनप पाएंगे तो वो हमारे शरीर को बीमार या विषाक्त नहीं कर पाएंगे, और हम क्या हो जाएंगे, हम सभी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और जल्द से क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो एंटीबायोटिक लगने से क्या हो जाता है, इंसान जल्दी से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इतनी बात आप सबको समझ आ गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, देखें। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन में रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों का संचय एक संकेत है। Accumulation of the nitrous waste product in the blood is an addiction indication that the heart is not functioning, kidney is not functioning the proper, ठीक है, lungs are not functioning proper and liver is not functioning proper। देखिए बात करते हैं रक्त में नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थ। देखिए जब भी अपशिष्ट पदार्थ की बात की जा रही है, वेस्टफुल मटेरियल की बात की जा रही है, मतलब वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएशन हो रहा है, वो बाहर निकलेगा हमारे हिस्से से, तो जो हिस्से से बाहर निकलेगा उसमें हार्ट इज नॉट अ फंक्शन, हार्ट का फंक्शन नहीं होना चाहिए, किडनी हो सकता है बेटा, लंग्स नहीं, लीवर नहीं। तो मुझे लग रहा है बी ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। तो ऑप्शन देख ले बेटा बी। याद रखिएगा जब भी हम बात करते हैं किसी भी वेस्टफुल मटेरियल की, जो भी वेस्टफुल मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर जाता है उसे हम एक्सक्रिएशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन, माने उत्सर्जन। वो क्या होता है, उत्सर्जन। और जब भी उत्सर्जन होता है तो जो हमारी किडनी है, वक्र है, ठीक है, जिसे आप कहते हो गुर्दा, गुर्दा कहते हैं गुर्दा, ये तो किडनी या गुर्दा क्या करता है, जो हमारे यूजफुल मटेरियल हैं उनको फिल्टर करके बॉडी में वापस कर देता है, लेकिन जो वेस्टफुल मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर कर देता है, उन्हें एक्सक्रिएट कर देता है। ऐसे में क्या कहा जाता है, हम कह सकते हैं गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। यही होता है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। प्यारे बच्चों अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखो आंसर बताओ। आपने तो बताया होगा टिक करके आंसर। देखो मैं बताता हूं क्या है। निम्नलिखित सभी बीमारियों को फिर डैश को छोड़कर एक वायरस के कारण होती है। ऑल द फॉलोइंग डिसीज आर कॉजेज अ वायरस एक्सेप्ट। ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक वायरस के कारण होती है बाकी नहीं। जॉइंटिस, टाइफाइड, मम्स, इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, आप इसको बता पाओगे। देखिए इसका जो आंसर है इन्फ्लुएंजा है। देख लो इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो बेटा इन्फ्लुएंजा कैसे होता है, देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, और इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या होता है, हमें कोल्ड, कफ, ठीक है, माने सर्दी या जुखाम रहता है। क्या रहता है, सर्दी या जुखाम का हिस्सा होता है इन्फ्लुएंजा वायरस में। एक बात आपको ये क्लियर। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल डिसीज है ये टाइफाइड का हिस्सा है। पीलिया है मतलब जॉइंटिस है, ठीक है, ये भी जो है बैक्टीरियल का हिस्सा है। मम्स ये भी बैक्टीरियल का मामला है। तो यही एक इन्फ्लुएंजा है, वायरस की एक बीमारी है, बाकी तीनों जो है बैक्टीरियल डिसीज है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी है। तो आज का जो सेशन रहा है स्पीड टेस्ट का आप सभी को समझ में आ गया होगा, सारे सेशन लगभग कंप्लीट रहे हैं। तो ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.